आज इस क्लास में हम क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे चर्चा करेंगे। तो जैसा आपने देखा कि जैसे हम इस पे चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले ये जानिए कि चर्चा का आधार क्या होगा। तो क्लियर कट है, मोनेस्टिक थ्योरी में या अद्वैतवादी सिद्धांत में सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति या एक सेंटर पे केंद्रित है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये एक व्यक्ति या एक केंद्र के द्वारा या एक पावर सेंटर ही सब कुछ तय कर देता है। तो जब ऐसी चीजें होती है, आपने भी देखा होगा कभी कभी कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जब पूरा पावर एक व्यक्ति या एक यूनिट तक लिमिटेड हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसके अलावा जो सेंटर्स हैं उनको लगने लगता है कि सब कुछ सही नहीं है। मीन्स क्या, कि उनको ये फील होने लगता है कि यहाँ पे एक गुंजाइश था डिस्कशन का, यहाँ ये चीज पूछी जानी चाहिए थी, और तब जाके एक कॉन्सेंसस सबकी बातों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसकी आलोचना का कारण यही बन जाता है कि ये एक तरह से लोकप्रियता को समाप्त करता है। जैसे मैंने बताया भी होगा रूसो के बारे में, उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए। हम्म। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि जब कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज या कोई भी ऐसा डिसीजन जब एक व्यक्ति या एक सेंटर के द्वारा लिया जाता है और बाकी लोगों की सहमति और एग्रीमेंट और कंसेंट और डिस्कशन और जो वॉइसेज है उसको सप्रेस कर दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है, तो लगता है कि सब एवरीथिंग इज नॉट गुड। मीन्स समथिंग इज बीइंग डन इन वेरी यूनिलैटरल वे। मीन्स कोई भी चीज एकतरफा कर दिया जा रहा है। तो यही यही जो बेसिक चीज है जो आधार बन जाता है इस सिद्धांत की आलोचना की। मैं देख रहा हूं कि इसमें जैसे मैं बताया भी था कि जो संप्रभुता का जो केंद्र है राजनीति है। मीन्स पॉलिटिकल पावर इज द ओनली सॉवरेन अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। और ये जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अलग एस्पेक्ट्स को दूर छोड़ देता है, उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है, और बोलता है कि सबको एक अथॉरिटी के नीचे रहना होगा और उसकी बातों को मानना होगा, और वो जो बोला जा रहा है वही लॉ है। तो अभी मैंने अभी देखिए दो तरह की बातें कर दी। एक बात कर दिया क्या कि लोकप्रियता या जो वी द पीपल ऑफ इंडिया एक शब्द है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सॉवरेन। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और जो उसके बाद आता है संप्रभु या सोवरेन, ये दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो भारत का जो संप्रभुता है वो लोकप्रिय संप्रभुता है। और इस लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी पे बोलने वाले विचारक कौन है? रूसो। जो बात करते हैं जनरल विल की, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा या जनरल विल एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश में रह रहे सभी व्यक्तियों की वैसी इच्छा है जिसमें से उनका स्वार्थ हट जाए, और जब बिना स्वार्थ वाली इंटरेस्ट सभी व्यक्तियों का एकजुट हो जाता है तो जनरल विल का निर्माण होता है। और इसी को पॉपुलर सॉवरेनिटी भी बोला जाता है, लोकप्रिय संप्रभुता। तो हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसमें इस चीज की कमी पाई गई। उसने क्या किया, एक व्यक्ति, एक समूह या एक
तरह की जो राजनीतिक शक्ति, उसी को सर्वोपरि मान लिया, सर्वोच्च मान लिया, सुप्रीम मान लिया, और बोला इसके नीचे सभी है और इसके आदेशों का पालन होना ही होना, कोई किंतु परंतु नहीं। तो अभी तक जो चीजें मैं बताया समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। तो अब देखिए, इनके आलोचकों में नाम आता है हेनरी मेन, क्लार्क, सिज्विक। ये ऐसे थिंकर हैं, ऐसे विचारक हैं, ये ऐसे विद्वान हैं जो ऑस्टिन के थ्योरी की बुराई करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, और कहते हैं कि उनका जो सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, वो पॉपुलर सॉवरेनिटी के विरोधाभास है या उसके विरुद्ध में है। जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसके खिलाफ है। तो क्या ऐसा हो, ये बात से कौन कौन एग्री करते हैं कि जॉन ऑस्टिन द्वारा जो दिया गया संप्रभुता का सिद्धांत है वो लोकप्रिय संप्रभुता के खिलाफ या विरुद्ध में है? कौन कौन एग्री करते हैं इस बात के साथ? कोई नहीं? यस सर। अच्छा, क्यों? यस सर। देखिए, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अगर ये नहीं समझेंगे कि कैसे ये बातें कही जा रही है, बुराई का आधार क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता का खिलाफ कैसे है इनका सिद्धांत, वो तब समझ में। चलिए, इसको हम ऐसे पढ़ाते हैं जिससे कि अगला जो सिद्धांत है ना, अगला जो सिद्धांत पढ़ना है उसका नाम है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। तो अब देखिए, बहुलवादी सिद्धांत का जब कुछ चीज बताऊंगा तब आप बोलेंगे कि हाँ, ये लोकप्रिय संप्रभुता के विरोधी है। बहुलवादी, चाहे वो लास्की हो या और भी लोग हों, वो लोग सीधा सीधा यही बोलते हैं कि जो पूरी व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था है तो उसके पैरेलल में सामाजिक व्यवस्था है, उसके पैरेलल में इकोनॉमिक व्यवस्था है, और कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सब एक दूसरे के पैरेलल है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, पदानुक्रम नहीं है, हायरकी नहीं है। तो जब हायरकी नहीं तो सबकी बातें सुनी जाएंगी, आर्थिक पहलू भी देखा जाएगा, सांस्कृतिक पहलू भी देखी जाएगी, राजनीतिक पहलू भी देखी जाएगी, और तब तीनों चारों पहलू को ध्यान में रखकर जब डिसीजन लिया जाएगा तो वो लोकप्रिय संप्रभुता का द्योतक होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द पॉपुलर सॉवरेनिटी। एंड दैट्स व्हाई द स्कॉलर लाइक सर हेनरी मेन, Clark, Sidgwick criticize the monistic theory of sovereignty given by Austin. Or they said that it is this theory is against the popular sovereignty. यह सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता के विरुद्ध में है। अब चीजें समझ में आई या नहीं? यस यस सर। सर। अगर नहीं आया तो बोलिए, क्योंकि मैं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोल्ड रिस्पॉन्स आएगा तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, है ना? ठीक है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए, चलिए मैं अब उदाहरण, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कोई कल्चरल एक्टिविटी की हेड है, कोई सोशल एक्टिविटी की हेड है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी की हेड है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की हेड है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की हेड है। लेकिन पता चला आप निशा पॉलिटिकल एक्टिविटी के हेड हैं और बोल दिए कि जो मैं बोल रहा हूँ सबको मानना होगा, जो मैं बोल रही हूँ सबको मानना होगा। और बाकी लोगों को लग रहा है, मान लीजिए मोनी है सांस्कृतिक गतिविधियों की हेड, खुशी सामाजिक गतिविधियों के हेड, और सुप्रिया आर्थिक गतिविधियों के हेड, ये तीनों सोच रहे हैं। बताओ तो ये एक तरफा डिसीजन ले रही है। निशा क्या समझ रही है, एक बार पूछ लेती। ये तो जो बोल रही है और बोल रही है कि सबको मानना पड़ेगा, ये तो एक तरह से एक व्यक्ति वन पर्सन रूल टाइप हो गया। ये कितना गलत है। तो ये ऐसा ही, मतलब अगर ऑस्टिन के हिसाब से जो निशा बोल दी वो सभी को मानना पड़ जाएगा, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, एक्सेप्टेड हो या नॉट एक्सेप्टेड हो। तो ये ऑस्टिन का सिद्धांत है सॉवरेनिटी का, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं सर हेनरी मेन, क्लार्क और सेडविक, और बोलते हैं ये
और लेकिन अगर ये सब एक जगह बैठक होकर निर्णय लेते हैं, खुशी, सुप्रिया, मोनी और निशा, और सब पहलुओं को ध्यान में रखा जाता, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, और तब जब निर्णय लिया जाता, ये तो सबों की बात हो जाती और ये हो जाता लोकप्रिय निर्णय या लोकप्रिय संप्रभुता। समझ में आई कि नहीं? यस सर। लेकिन अब यस सर। पता चला कि यस सर। सिर्फ बातें निशा की ही रह गई। तो पता चला सब बुराई कर रही, निशा को बोले कि उधर सुप्रिया बोल रही है, मोनी बोल रही है, देखो ना अपने आप को क्या समझ रही है और हम लोग को मजबूरी में मानना पड़ रहा। तो ये उसी तरह की बात है बहुलवादी और अद्वैतवादी संप्रभुता के सिद्धांत के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। चीजें समझ में आ गई? यस यस सर। सर। ठीक है, तो सर इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्रिटिसिज्म हो जाता है कि यह क्या करता है, जनता की राय और राजनीतिक संप्रभुता की शक्ति की उपेक्षा करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम बोलें कि किसी को सत्ता जनता ने दिया है, तो जब जनता ने सत्ता दिया है तो उनकी बातों को कैसे सुना जाएगा? सिर्फ पॉलिटिक्स तो नहीं है, पॉलिटिक्स के अलावा भी और भी चीजें हैं, और जनता का ओपिनियन एक चीज तक सीमित तो है नहीं। तो जो पब्लिक ओपिनियन है, और पब्लिक ओपिनियन का एक शक्ति होता है, जब अगर अचानक आपने देखा होगा या इंडिया में ही पूरा भारत के ज्यादातर लोग अगर सरकार के खिलाफ में हो जाएं तो सरकार गिर जाएगी, सरकार भाग जाएगी, फिर से चुनाव हो जाएगा या कुछ ना कुछ वैसा पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? तो तो इससे साफ पता चलता कि सॉवरेनिटी पब्लिक के द्वारा पाया था, पब्लिक ओपिनियन में नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट में है, एक व्यक्ति में नहीं है। तो इसलिए जो ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो पब्लिक ओपिनियन की जो शक्ति है उसकी उपेक्षा करता है, उसको इग्नोर करता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगला चीज मैं बार बार बोलता हूँ, कानून, अगर मैं कानून की बात करूं और रूल ऑफ लॉ की बात करूं, तो रूल ऑफ लॉ सेज दैट नो वन इज अबव लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, डीएम हो, सीएम हो, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि जो ऑर्डर है संप्रभु का, जो ऑर्डर है सोवरेन का, सबको मानना पड़ेगा। वो कानून की बात ही नहीं कर रहा। तो इस प्रकार ये संप्रभुता क्या है, ये इस तरह की जो संप्रभुता है वो कानून की अवहेलना करता है, कानून की अवज्ञा करता है। समझे या नहीं? यस सर। अब अगला जो चीज है, जैसे आप लोग कौन कौन असाइनमेंट लिखे हैं, आप लोगों में कौन कौन असाइनमेंट लिखे हैं? सर हम लिखे हैं। तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके क्या क्या फीचर, किसका? ये असाइनमेंट दिए थे ना ग्रुप में, यस सर। तो अच्छा बताइए, दो चार इसकी विशेषताएं थी, कौन बताएंगे? इसकी विशेषताएं थे, कौन कौन बताएंगे आप लोगों में से? इनके सर हिसाब, इसकी विशेष हाँ बताइए बताइए। सर इसकी विशेषता यह हो गई कि यह अपने क्षेत्र पर अधिकार करती है। ओके, और क्षेत्र पर। जैसे आप लोगों ने बोला, लिखा होगा कि जो ऑस्टिन की संप्रभुता है वो इनडिविजिबल है, अविभाज्य है, ऐसा लिखे और कि नहीं? अपने नहीं सर वो तो नहीं लिखा। नागरिकों और अधिकारों की रक्षा करती है अद्वैतवादी सिद्धांत। नहीं नहीं, एक चीज ये भी होगा, मैं जो क्लास में कल परसों डिस्कस किया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो ऑस्टिन का सिद्धांत है वो ये बात करता है कि ये जो संप्रभु है उसको टुकड़े टुकड़े में नहीं किया, थोड़ा अलग थलग नहीं किया जा सकता, वो इंडिविजिबल है। ये बात मैंने सर बताई। हाँ। यस सर।
हाँ ये मतलब प्रत्येक राजनीति समाज में संप्रभुता जरूरी है। संप्रभु शक्ति अविभाज्य नहीं है। हम्म, और संप्रभुता एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। जी चलिए। और है। तो यही चीज, लेकिन इनकी विरोधी, इनके आलोचक ये कहते हैं कि नहीं, ये जो संप्रभुता है विभाज्य है। और कैसा भी डिवीजन है, जैसा मैंने बताया कि सामाजिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, सांस्कृतिक संप्रभुता, आर्थिक संप्रभुता, और ऐसे करके बहुत सारे संप्रभुता। तो इसलिए सिर्फ एक ही संप्रभुता नहीं है, विभिन्न प्रकार के संप्रभुता, और वो सब मिलके भले संप्रभुताओं का समूह बन जाए। तो ये अगला इसका क्या है, आलोचना है, मीन्स व्हाट, according to Austin, sovereignty is indivisible, but it has been criticized by pluralists. It has been criticized by pluralists. It has been criticized by pluralists, and they argue that वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो अलग अलग है, सामाजिक संप्रभुता अलग है, राजनीतिक अलग है, सांस्कृतिक अलग है, आर्थिक अलग है, धार्मिक अलग है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी संप्रभुताएं हैं। तो इस प्रकार इसकी चौथी ये आलोचना थी। समझ में आया या नहीं? नहीं यस आया तो सर। मैं रिपीट कर दूंगा। यस सर, ये सर। अद्वैत सिद्धांत का आलोचना है ना? जी जी, ये ऑस्टिन का जो सिद्धांत है उसी का आलोचना बता रहे हैं। यस सर। समझ में आया आ गया समझ में। सबको? यस सर। ठीक है। तो अब अगली जो आलोचना है, जैसे अगर हम भारत की बात करें, हम भारत की बात हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि अ, भारत ना, जब आप पढ़ेंगे, जो इंटर में जो स्टूडेंट पढ़े होंगे कि भारत में विभिन्न राज्य हैं या विभिन्न प्रांत हैं। मैं पूछूं भी, भारत में कुल कितने प्रांत हैं या राज्य हैं? 28। 28, ठीक है। तो ये जो 28 राज्य हैं, ये क्या है, एक तरह से अपने आप में लिमिटेड रीजन में इनकी संप्रभुता है। जैसे बिहार की बात करें, तो बिहार लिक्कर बैन लगाए हुए है। तो क्या ये लिक्कर बैन पूरे देश में लागू है? नो सर। सिर्फ नो बिहार, सर। सिर्फ बिहार तक लागू है। उसी तरह यस सर। अन्य राज्य अपने अपने यहाँ विभिन्न तरह के कानून लागू किए हुए हैं, तो उसका दायरा उस राज्य तक ही है। ठीक है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जो संघ होता है, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में दो तरह की सत्ता होती है, केंद्रीय सत्ता और एक राज्य की सत्ता। तो अब मैं जो बता रहा था कि सत्ता दो तरह का होता है। हाँ, जब भी बात करें फेडरेशन में, तो एक केंद्रीय सत्ता, एक राजकीय सत्ता। तो अगर केंद्र की सत्ता एक तरफा अपने हिसाब से डिसीजन ले, तो राज्य की सत्ता का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पता चला इधर चीफ मिनिस्टर चुन के बन रहे हैं नीतीश कुमार, उधर योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, और जितने भी चीफ मिनिस्टर वो चुन के आ रहे हैं, और वो बोलते हैं हमारा विश्वास जनता से मिला है ना? एक मिनट रुकिए।
हाँ, तो अभी हम बता रहे थे कि संघ क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य की सरकार। तो अब हम यहाँ बोले कि संप्रभुता का विभाजन कैसे होगा। तो अच्छा, आप लोगों में से कोई ये बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने लिस्ट हैं, सूचियां कितनी हैं, कोई बताएंगे? सर ये 12। सूची सूची, वो मैं स्केड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, लिस्ट। केंद्रीय सूची, राजकीय सूची, या प्रांतीय सूची, और समवर्ती सूची, ऐसा नहीं जानते हैं आप लोग? 3 सूची। हाँ, तो वही है। तो ये जो तीन हम्म, सूचियां ये इंगित करती है कि केंद्र किस दायरे में काम करेगा, राज्य का दायरा क्या होगा, और बीच मिसलेनियस, जिसको कंकरेंट बोलते हैं, जहां दोनों का पावर हो जाएगा, केंद्र का भी और राज्य का भी। तो लेकिन अगर ऑस्टिन के हिसाब से संप्रभुता देखें तो ये तो तीन तरह का लिस्ट ही नहीं होगा, तो एक ही तरह का लिस्ट होगा। और जब एक तरह का लिस्ट होगा जैसे, तब तो स्थिति बदल जाएगी भारत जैसे देश में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इस पे और आगे आऊंगा तब बताऊंगा। तो इस प्रकार संघीय ढांचा में, फेडरल सिस्टम में, ये जो ऑस्टिन का मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, वो फिट नहीं बैठता है। वो सबको मतलब एकोमोडेट नहीं करता है। वहां क्या हो जाता है, एक तरह से अगर वो होगा तो तानाशाही हो जाएगा व्यवस्थाएं। जैसे अगर आपने सुना होगा, केंद्र सरकार हमेशा एक ही बात बोलती है, वन नेशन वन लैंग्वेज, है ना। तो ये एक तरह से इतनी बड़े देश में अगर मान लीजिए सिर्फ बिहार होता तो चलता, या सिर्फ यूपी होता तो चलता, जिसका एक्सपेंस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, सॉरी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश हो, क्या वहां ऑस्टिन का मोनेस्टिक थ्योरी काम कर पाएगा? नो सर। क्यों नहीं नो काम सर। कर पाएगा, बताइए। सर क्योंकि ऑस्टिन का मोनिस्टिक थ्योरी है कि ये एक राज्य पर नियंत्रित करता है, जो एक उच्च मतलब जो एक संप्रभु व्यक्ति हो वो राज्य पर शासन करेगा। तो ये तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इसमें तो बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे। जी, तो अगर पता चला कि गुजराती आएगा तो गुजराती थोपेगा, बिहारी आएगा तो बिहारी अपना थोपेगा, कश्मीरी आएगा तो कश्मीरी थोपेगा, तेलुगु तमिल वाला आएगा तो वो अपना थोपेगा, बंगाली आएगा तो अपना थोपेगा, नागा मिजो आएगा तो अपना थोपेगा। तो इसलिए कि ये बहुत छोटे क्षेत्र तक भले लागू हो जाए, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए ये लागू होना बहुत डिफिकल्ट है। भारत एक क्या है, संघों का संघ है ना। भारत क्या है, प्रांतों का संघ है, बहुत सारे प्रांत हैं भारत में, और सबके अलग अलग लैंग्वेज कल्चर है। तो इस प्रकार सॉवरेनिटी, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी डज नॉट रिसाइड विद अ डिटरमिनेट पर्सन इन द फेडरेशन। मतलब संघीय ढांचा में जो ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत है, वो फिट नहीं बैठता, वो सबको एक साथ नहीं ले चल सकता। वहां सत्ता एक तरह से निरंकुशता की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये चीज समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है। यस सर। अब आगे जो हम बात करना चाह रहे हैं, अब अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि शक्ति, जैसे मैं पढ़ाया था, लेजिटिमाइज पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी। वैध शक्ति ही सत्ता है, ऐसी चीज मैं बताया था पिछले क्लास में, पिछले के पिछले बहुत सारे क्लास में पावर बता रहा था। तो जैसे मैं बताया, मान लीजिए नवादा है। नवादा में कोई डीएम है, और नवादा में एक और भी कोई व्यक्ति जो बहुत अपने आप को शक्तिशाली बोल रहा है, लेकिन उसको कानून या लोग, संविधान उसको कोई शक्तियां नहीं दी है। तो वो शक्ति एक तरह से वैध नहीं है। लेकिन जो डीएम और एसपी की शक्ति है, वैध है। अगर वो कुछ पूछने आएगा किसी के घर में तो सब बताएगा, हाँ हाँ ऐसे वैसे। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपसे बोला हम आपको क्यों बताएं, लेकिन जैसे ही बोलेगा ना कि हम
फलाना आदमी है और फलाना आदमी के आदमी है, तो आप डर से बताइए उसको सत्ता का हिस्सा या कानून का हिस्सा या संविधान का आदेश के रूप में उससे बात नहीं करते, उसके डर से बात करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर, होता है। होता है ना? तो अब देखिए यस। यहाँ यहाँ बात लगभग वैसा ही है। यहाँ बात लगभग वैसा ही है, और वैसा इसलिए है कि अब देखिए जैसे हम आपसे बात ये कहें कि शक्ति और कानून और अथॉरिटी, तो अथॉरिटी को कौन बनाता है? कानून बनाता है। मतलब उसको क्या, किसी के भी पावर को लेजिटिमाइज करके भेजा जाता है। डीएम की पोस्टिंग आए तो सब उसके आदेशों का पालन करे। लेकिन कोई क्रिमिनल है तो वो डर से, जिंदगी के डर से, अरे भाई हम मेरा मर्डर हो जाएगा या परेशान करेगा, दिक्कत आएगी, इसलिए लोग उसकी बात मानते हैं। तो मोटा मोटी इनका ये मानना है, ये जो शक्ति है, शक्ति केवल कानूनों के पीछे की मंजूरी नहीं है, उसमें कंसेंट भी होता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि निशा को वो अकेला ऐसी डिसीजन ले ली और सबके ऊपर बाध्य कर दी, और उस उनके पास बहुत पावर है। तो ऐसे में सबको लगा ये तो मजबूर कर दिया जा रहा मुझे, लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा रहा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि शक्ति जो यहाँ है निशा के पास, वो कानूनों के पीछे की मंजूरी नहीं है। कानून सब मानता, बोलते भारत का कानून ये है, बिहार में ये चलता है, वो चलता है। तो जब ऐसे बात करेंगे तो लोग सब तुरंत करने के लिए तैयार हुए। लेकिन कानून को ताखा पे रख दीजिएगा और बोल रहा कि नहीं ऐसा हम बोल रहे हैं करना होगा, तो वो डर से भले सब कर लेंगे। तो इस तरह जो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है ऑस्टिन का, कुछ ऐसा ही करता है, जहां एक तरह से शक्ति और फोर्स के तरह काम किया जा रहा है, न कि यहाँ किसी की सहमति ली जा रही, मंजूरी ली जा रही है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? यस सर। सिर्फ मोनी को समझ में आया, और सुप्रिया, खुशी, निशा, निशा यादव, यस सर। यस सर। तानिया नाम के। यस सर, समझ में आ गया। ओके ठीक है। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं, अगला जो क्रिटिसिज्म है इसका, वो क्या है कि ये एक तरह से ये ऐसी शक्ति का निर्माण करती है, ऐसी संप्रभुता का निर्माण करती है जो एब्सोल्यूट है। मतलब वो जो बोल दिया उसके विरोध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई दलील नहीं चलने वाली है। जो ऐसा निरपेक्ष है, फिक्स है, एब्सोल्यूट है, उस वो जो बोल दिया वो अंतिम चीज है। जैसे नहीं बोलते हैं कि एक लकीर खींच देगा और वो फॉलो करना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये जो ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है, वो एक तरह से एब्सोल्यूट नेचर है। वो सॉवरेन पावर को बिल्कुल निरपेक्ष बना दिया, उसके विरुद्ध कुछ भी बोला नहीं जा सकता, कुछ भी किया नहीं जा सकता। यह इसकी 7वीं आलोचना थी। अब अगली जो आलोचना है वो ये है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बहुत छोटा सा देश है, मान लीजिए सिर्फ बिहार का ये नवादा गया रीजन है, और इस यही दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के एक राज्य है या एक देश है, तो यहाँ मोटा मोटी कल्चर एक जैसा है। सब लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक तरह का तिलकुट खाते हैं, एक तरह का ठेकुआ खाते हैं, एक तरह का कोई नॉन वेजिटेरियन तो वैसा मसाला डालता है, कपड़ा वपड़ा वैसा ही पहनता है, ठंडी गर्मी भी मोटा मोटी वैसा ही है, और एरिया बहुत छोटा है। तो अगर एक व्यक्ति जैसा बोल रहा तुरंत मान लेगा, या एक उसका दायरा रहेगा जिसमें सब अरे फॉलो करो ये करो। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि नवादा से ही बंगाल के लोगों को नियंत्रित किया जाए, नवादा से कश्मीर के लोगों को नियंत्रित किया जाए, नवादा से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नियंत्रित किया जाए, नवादा से तमिलनाडु के लोगों को नियंत्रित किया जाए, तो क्या ये इतना आसान होगा? आसान नो होगा? सर। नो सर। नहीं। बोला जाता है, कुछ ऐसा ही लाइन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कि कोस कोस पे बोली बदले, और कुछ ऐसा ही है। मतलब वो ये डाइवर्सिटी को बताना चाह रहे हैं। तो जहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है, और जहाँ जहाँ
जिसका कल्चर बहुत बड़ा है, लैंग्वेज अलग अलग है, फिर उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, भौगोलिक स्थिति बदल जाती है, तो वहां पे ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। वही नहीं, यूरोप में भी एप्लीकेबल नहीं हो पाता, ऐसा मानना है इन सारे आलोचकों का। तो क्या चीजें समझ में आ गई या नहीं? नहीं आए तो पूछिए और बताएंगे। किसी यस सर। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो कृपया पूछें, हम रिपीट करेंगे। किसी सर एक को बार रिपीट और कर दीजिए। ये अंतिम वाला या शुरू से? नो सर, बीच वाला थोड़ा सा। चलिए, जैसे मुझे जहां तक लगता है, बहुत तेजी से मैं करूंगा। जो ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत है वो एक व्यक्ति को सारी शक्तियां दे देता है। तो ऐसी शक्ति अगर एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रहेगा तो भारत जैसे संघीय ढांचा, कनाडा जैसा संघीय ढांचा और भारत जैसे बड़े देश में उनकी संप्रभुता का सिद्धांत लागू करना मुश्किल हो जाएगा। तानाशाही व्यवस्था आ जाएगी, लोगों की कुछ नहीं सुनी जाएगी। फिर उसके बाद इनका जो सिद्धांत एक ऐसी शक्ति का निर्माण करता है जो लोगों की मंजूरी नहीं लेता। कानून व्यवस्था की कानून की जो पीछे की जो मंजूरी होती है, जो सहमति होती है लोगों की, उसकी अवहेलना करता है। फिर अगली बात यह है कि इनकी जो संप्रभुता एक व्यक्ति को या संप्रभु व्यक्ति को इतना एब्सोल्यूट बना देता है, इतना एब्सोल्यूट बनाता है, इतना शक्तिशाली और केंद्रित करता है शक्तियां उसके हाथ में कि कोई उसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकता। फिर अंत में ये बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे सिद्धांत को लागू नहीं किया, जैसे भारत, चाइना, रसिया, कनाडा, और इवन कुछ का तो ये मानना विचारकों का कि यूरोप जैसे छोटे क्षेत्र में भी इसको लागू करना मुश्किल है। समझ में आया या नहीं? यस सर। बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स है, क्या कुछ दिक्कत है तो बताइए। क्या कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या क्लास? नो सर। बट अच्छा, ठीक है। नो सर। ठीक है, तो अगले क्लास में अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। और अगला क्लास होगा प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे। ठीक है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, नो सर। नो चलिए, सर। ओके। और सब लोग वो असाइनमेंट पूरा कर लीजिएगा, वो आपका इंटरनल है। आज फोन आया था आरती मैम का, है ना, तो उसको मत छोड़िएगा। वो 30 नंबर का है पूरा। सर सर मेरा जो असाइनमेंट है ना, वो एक लड़की मतलब मेरा देख के लिखी है, पकड़ा मतलब बना ली जाएगा, है। हम जो देखे गलत हैं। लिखेगी उनका नंबर। इसलिए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे रखे हैं कि कौन पहले भेज रहे हैं और कौन बाद में भेज रहे हैं। हम एक बार में यस पकड़ सर। लेंगे कि कौन सा कॉपी है ना, तो अपना नंबर कट जाएगा उनका। यस सर। ठीक है, चलिए सब लोग पढ़िएगा और जल्दी असाइनमेंट पूरा कीजिएगा। सर इसके अलावा भी मतलब पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम होगा ना? वो तो इंटरनल एक्सटर्नल होगा, जो दूसरे कॉलेज में जाके आपको देना होगा। ये 30 नंबर का एग्जाम ये है। हाँ, वो ये एक्सटर्नल। कितने मार्क्स का है? 30 30 तो सर आप बोले थे कि ओरल भी लेंगे हाँ, 5 मार्क्स इसमें का इसमें और सब कुछ है। अटेंडेंस पर भी। अभी ये आप करेंगे ना, उसके बाद ओरल भी आएगा। वो 15 दिसंबर के हाँ बाद ओरल भी लेंगे। ठीक है सर। जी, ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।